शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं ये गिग इकोनॉमी से रिलेटेड है। गिग वर्कर्स के अधिकारों की ये आर्टिकल चर्चा करता है। तो सबसे पहले हमें गिग वर्कर्स को समझने की ज़रूरत है। सबसे अच्छा और सरल जो इसका एग्जाम्पल है स्विगी जोमेटो में काम करने वाले लोग। एक बात तो ये है, स्विगी और जोमेटो वाली जो कंपनियां हैं इनको अपना पार्टनर मानती हैं, एज ए वर्कर इनको ट्रीट नहीं करती हैं। अगर वो इनको बोल देगी कि आप हमारे वर्कर हो, इसका मतलब ये है वो इनको पूरी सैलरी देगी, पीएफ भी कटेगा, हेल्थ से रिलेटेड सुविधाएं भी देगी, पेंशन भी देगी, रेस्ट के घंटे भी रहेंगे, ये सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड करेगी। यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बदले में उनके किसी फैमिली मेम्बर को जॉब भी देगी। लेकिन ये कंपनियां इन सारे खर्चों से बचने के लिए इनको वो पार्टनर बोलती है। उनको खाली कहना चाहिए, टारगेट दे देती है कि आप इतना काम करोगे तो आपकी कमाई इतनी रहेगी, इतने ऑर्डर डिलीवर करोगे तो इतने रुपए आपको मिलेंगे। गिग वर्कर स्वतंत्र कर्मचारी या फिर फ्रीलांसर होते हैं जो कि थोड़े से समय के लिए फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं। ये पारंपरिक नौकरी की तरह परमानेंट रोजगार नहीं करते हैं, बल्कि ऑन डिमांड प्लेटफार्म जैसे कि ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, अमेजन फ्लेक्स के माध्यम से काम कर रहे हैं। गिग वर्कर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि प्लेटफार्म बेस्ड मतलब फूड डिलीवरी का काम करना, कैब ड्राइवर का काम करना, एंड अर्बन क्लैप घरेलू सेवा प्रदाता। सेकंड नंबर में क्रिएटिव या फिर डिजिटल फ्रीलांसर होते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट राइटर, वेब डेवलपर। तीसरे नंबर में आते हैं स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड लेबर, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन या फिर प्लम्बर अर्बन कंपनी में। टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है उसी प्रकार से गिग वर्क बढ़ते जा रहा है। कोविड-19 के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कंपनियों को कम लागत में काम कराने की ज़रूरत महसूस हुई और उन्होंने इस प्रकार के प्लेटफॉर्म का पूरा फ़ायदा उठाया था। इनकी जो प्रमुख चुनौतियां होती हैं वो होती हैं सामाजिक सुरक्षा का अभाव। इसका मतलब ये है भाई, आप रिटायर हो जाओगे तो आपको कोई पेंशन नहीं मिलने वाली, सोशल सिक्योरिटी किसी भी प्रकार से नहीं है इनके लिए। इसके अलावा इनकी जो कमाई है वो अनिश्चित रहती है, काम और आय में स्थिरता नहीं रहती है। इसके अलावा रेटिंग सिस्टम के कारण तनाव, लंबे समय तक काम करना। इसके अलावा श्रम कानून जैसे कि हमारे देश में जो लेबर एक्ट चलते हैं ये लागू नहीं होते हैं इनके ऊपर। भारत सरकार ने बहुत सारी पहल चालू करी, जैसे कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 गिग वर्कर को सोशल सिक्योरिटी देगा। नेशनल डिजिटल श्रमिक पोर्टल बनाया गया है, गिग वर्कर का डेटाबेस बनाने की योजना है। एंड राज्य सरकारें भी बहुत सारी स्कीम लॉन्च करी हैं, जैसे कि केरल ने गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाया है। अब सीधे चल लेते हैं हम आर्टिकल की तरफ। तो देखिए, जैसे जैसे भारत अपने वर्कफोर्स को फ्यूचर रेडी बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे मजबूत सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम की हमें ज़रूरत है जो वर्कफोर्स और सेक्टोरल चेंजेस को झेल सके। अब भारत में ऑनलाइन ऐप बेस्ड गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी लाने की कोशिशें तेज होते जा रही हैं। एक सेंट्रल स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी का इंतज़ार है और इसमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है इसको समझने की हमें ज़रूरत है। जैसे कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत हेल्थ कवरेज इनको मिलेगा, ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो सके ताकि अलग अलग सोशल सिक्योरिटी स्कीम का भी लाभ हमको इनको दिला सकें। इसके अलावा ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो गया, अब एक ट्रांजैक्शन बेस्ड पेंशन पॉलिसी आएगी जिसमें हर गिग वर्कर को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर देंगे ताकि विभिन्न प्लेटफॉर्म पर होने वाली कमाई को ट्रैक करेंगे और उसी हिसाब से डिडक्शन होगा और कंपनियों का कंट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से रहेगा। इससे फ़ायदा दोनों को होगा, गिग वर्कर को भी होगा और सरकार को भी और कंपनी को भी।
ये स्कीम इतनी ज़्यादा खास इसलिए मानी जा रही है क्योंकि ये एक्सेप्ट करती है कि गिग वर्कर्स पारंपरिक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन के बाहर काम करते, मतलब इनको वर्कर की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। उनके एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर हो सकते हैं। ऐसे में ये सुनिश्चित कर रही है ये स्कीम कि हर एक थोड़ा बहुत योगदान वर्कर वेलफेयर में करेंगे। सरकार कहती है हम पूरा अपने जेब से नहीं लगाएंगे। भारत जैसे देश में जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नॉर्मली फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड है और इनफॉर्मल वर्कर्स ज़्यादातर इससे बाहर रहते हैं या फिर वंचित रह जाते हैं, ये एक पॉजिटिव स्टेप हम मान सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये प्रगति एक बड़ी समस्या को भी बता रही है। वो प्रॉब्लम कौन सी है? हमारे वर्तमान सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम ज़्यादातर रिएक्टिव होते हैं, मतलब वे तभी प्रतिक्रिया देंगे जब कोई नई वर्कर कैटेगरी उभरेगी। इसलिए अब ज़रूरत है कि भारत प्रोएक्टिवली अपने सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को फिर से डिज़ाइन करे ताकि बदलती हुई चुनौतियों का सामना किया जा सके। अभी जो मौजूदा सिस्टम है इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। भले ही भारत भले ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर है, लेकिन अभी तक उसने आईएलओ का कन्वेंशन नंबर 102 1952 को रेटिफाई नहीं किया है, जो कि बेसिक सोशल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड तय करता है। भारत का कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी कोड, जो 4 नए लेबर कोड में से एक है, लगभग 70 साल बाद लागू किया गया। इसका मकसद एक व्यापक सोशल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क बनाना है, लेकिन इस पर काफ़ी आलोचना हुई है, काफ़ी सारे विवाद से ये घिरा हुआ है। जैसे कि एम्बिजियस डेफिनेशन क्लियर नहीं है, प्रोटेक्शन कमज़ोर कर दिया गया है, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत चुनौतियाँ हैं। कोड का एक नया फीचर है वेलफेयर बोर्ड पर जोर देना, लेकिन यही वेलफेयर बोर्ड अक्सर अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। जैसे कि एक आरटीआई से पता चला है कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड ने अभी तक 70,744 करोड़ रुपए का उपयोग नहीं किया, जो उन्होंने एम्प्लॉयर्स से सेस के रूप में इकट्ठा किया। कैग की रिपोर्ट 2024 के हिसाब से तमिलनाडु की 99 लोकल बॉडीज़ ने 221 करोड़ का भुगतान TNCWWB को समय पर नहीं किया। यहाँ तक कि केरल जैसे राज्यों में भी केवल 5 में से 16 बोर्ड प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। 16 बोर्ड में से केवल 5 है ना, और कुछ नए तो किसी भी बेनिफिशियरी को रिपोर्ट तक नहीं किया है। इसी वजह से कई सारे एक्टिविस्ट और एडवोकेसी ग्रुप लगातार सुधार की मांग करते जा रहे हैं। अब जो प्रॉब्लम है वो है इंक्रीमेंटल अप्रोचेस, टुकड़ों में की गई कोशिशों की समस्या। वेलफेयर बोर्ड रन सोशल वेलफेयर सिस्टम के समर्थन में जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये है कि टारगेटेड रिलीफ है, मतलब ज़रूरतमंद वर्कर को मदद मिले। एग्जाम्पल के तौर पर बीड़ी और सिगरेट वर्कर ने अपने पुराने वेलफेयर फंड को फिर से शुरू करने की मांग करी है। आज ये समस्या गिग वर्कर की है, लेकिन कल कोई और न्यू वर्कर कैटेगरी आ जाएगी तो क्या होगा? अगर हम पीसमील अप्रोच अपना रहे हैं तो इससे कई तरह के इनफॉर्मल वर्क जैसे कि गिग वर्क एज वर्सेस डोमेस्टिक वर्क के बीच में आर्टिफिशियल गैप खड़ा हो जाएगा। इससे ये भी तय करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन डिज़र्विंग है सोशल प्रोटेक्शन के लिए और कौन अनडिज़र्व है, मतलब किसको देना है फ़ायदा, किसको नहीं देना है। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन की दिशा में। भारत अगर अपने वर्कफोर्स को फ्यूचर रेडी बनाना चाहता है तो उसे ऐसे रोबस्ट सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम बनाने होंगे जो समय के साथ बदलती ज़रूरत पूरा कर सकें। सवाल यह आ जाता है कि आगे का रास्ता क्या है? तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी भले ही लागू करने में अटका है, लेकिन अब ये बना रहेगा। हालांकि इसकी देखरेख मुख्य रूप से केंद्र के हाथ में है और स्टेट को इसमें कुछ हद तक स्वतंत्रता है, बस हो गया। तो एक सेंसिबल अप्रोच की ज़रूरत है, कोड की शर्तों को बेयर मिनिमम मान करके एक स्ट्रॉन्गर, मोर इंक्लूसिव और यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम हमें लागू करना है, जिससे कोई भी वर्कर पीछे नहीं छूटेगा।
अगला वाला जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये डीलिमिटेशन से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए बहुत ज़्यादा डीलिमिटेशन न्यूज़ में रहा है। इसके लिए सबसे पहले तो हम इसकी कुछ बेसिक जानकारी देखने वाले हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखने वाले हैं। डीलिमिटेशन का मतलब होता है कि जैसे कि राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं कितनी, 14। अब ये जो 14 सीटें निर्धारित करी गई हैं, ये पार्टिकुलरली इसमें बोल देंगे कि इतने ज़िले इसमें शामिल हैं। 10 ज़िले मिला में एक व्यक्ति खड़ा होगा लोकसभा के लिए, तो उसको बोल देंगे एक सीट। अब जनसंख्या बढ़ते जा रही है, जनसंख्या 10,000 थी पहले, तो 10,000 से 20,000 हो गई। अब वहाँ एक नेता काम नहीं कर पाएगा, वहाँ पर 2 नेता या फिर 3 नेताओं की ज़रूरत पड़ेगी, तो बोल देगी सरकार यहाँ पर हम 3 सीट कर दे रहे हैं। तो वो चीज़ कब होगा, डीलिमिटेशन के माध्यम से होगा। और वो चीज़ कैसे पता चलेगी, वो चीज़ पता चलती है हमको जनसंख्या के माध्यम से, जनसंख्या जनगणना के माध्यम से। 2011 के हिसाब से अभी लोकसभा और राज्यसभा की सीटें निर्धारित हैं हर राज्य में, कि इस राज्य में इतनी है, इस राज्य में इतनी है, इतनी जनसंख्या में इतनी है। फिर से आने वाले टाइम पीरियड में हमको जनगणना देखने को मिलेगी, उस हिसाब से फिर डीलिमिटेशन तय किया जाएगा। लेकिन इसमें साउथ वाले जो स्टेट हैं उनका कहना है कि जो लोग जनसंख्या को कंट्रोल कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए तो सीटें कम हो जाएंगी क्योंकि हमारे यहाँ की जनसंख्या कम हुई है। लेकिन कुछ जो राज्य हैं, ऊपर वाले जो राज्य हैं, हिंदी भाषी जो राज्य हैं, यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ेगी और इसका सीधा सीधा फ़ायदा केंद्र सरकार को होगा। और ज़्यादा सीटें मतलब, और वैसे भी ज़्यादातर इधर ही जीतती है बीजेपी, इसलिए साउथ वाले राज्यों की बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं कि डीलिमिटेशन से एक तो हमें पैसा भी कम मिलेगा, सीटें भी कम हो जाएंगी, हमारा जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा और राज्यसभा में वो भी कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, साउथ वाले स्टेट के जो लोग हैं, नेता लोग हैं, वो कभी कहना चाहिए सेंट्रल लेवल पर अपना प्रतिनिधित्व अच्छा नहीं दे पाएंगे। ऐसी इस प्रकार से उनकी चिंता है। सबसे पहले तो डीलिमिटेशन को यदि हम समझें तो डीलिमिटेशन के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा की जो सीमाएं हैं इनको पुनर्निर्धारित किया जाता है। इससे जनसंख्या चेंज होती है तो उस हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनका हम सीमांकन कर सकें। इसका उद्देश्य है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य की थ्योरी यहाँ पर लागू हो सके। डीलिमिटेशन क्यों ज़रूरी होता है, तो देखिए जनसंख्या असंतुलन को दूर करना, मतलब ऐसा ना हो कि ढेर सारी जनसंख्या में मात्र एक ही व्यक्ति हैंडल कर रहा है, एक ही शासन कर रहा है। ज़्यादा जनसंख्या मतलब ज़्यादा नेताओं की ज़रूरत। इसके अलावा न्याय संगत प्रतिनिधित्व, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग समान मतदाता संख्या सुनिश्चित करना और राजनीतिक प्रभाव, नए क्षेत्रों का निर्माण या फिर विलय से राजनीतिक दलों की रणनीतिक जो है प्रभावित होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो आर्टिकल 82 है, इसमें लोकसभा सीटों का आवंटन और परिसीमन के बारे में वर्णन है। आर्टिकल 170 है जो कि विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की बात करता है। फिर है डीलिमिटेशन एक्ट सन 2002, एक फ्री डीलिमिटेशन कमीशन गठित करने का भी इसमें प्रावधान है। इस कमीशन में कौन कौन रहेंगे ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो डीलिमिटेशन कमीशन एक स्वतंत्र बॉडी होती है जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य सदस्य होते हैं। काम की बात करें तो यही लोग सीमाएं तय करते हैं कि कितने एरिया में कितने लोग खड़े होंगे, कितनी सीट रहेंगी। अनुसूचित जाति एंड जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण भी यही तय करता है। भारत में डीलिमिटेशन की हिस्ट्री की बात करें तो देखिए 1952, इसके अलावा 1963, 1973, मतलब ये शुरू के 3 परिसीमन हैं। इसके बाद सन 2002 में मतलब अंतिम डीलिमिटेशन 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ। बोला जा रहा है कि 2026 तक फ्रीज लगा दिया गया है। 84वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 2026 तक लोकसभा सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया है।
अब चलते हैं सीधे आर्टिकल की तरफ और डिस्कस कर लेते हैं इस आर्टिकल को, जो कि डीलिमिटेशन से रिलेटेड है और हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ज़रूरत इस बात पर ध्यान देने की है कि भाई किसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का प्रतिनिधित्व वास्तव में क्या मतलब रखता है, और साथ ही तीसरे लेवल की जो निर्वाचित संस्थाएं हैं उनको हम ज़्यादा मजबूती प्रोवाइड करें। देखिए, डीलिमिटेशन मतलब निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा फिर से निर्धारित करना, जो कि संविधान के आर्टिकल 82 और आर्टिकल 110 में निहित है। इसने हाल के समय में एक बहस और जुनून को जन्म दे दिया है। ये प्रतिक्रियाएं दो प्रकार की हैं, एक तो सीरियस है और दूसरी है लूड मतलब हास्यास्पद। गंभीर मतलब जो संविधान में लिखे प्रावधानों और उसके प्रभावों को लेकर के चिंतित है। अब कुछ हंसी मजाक वाली भी है, जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करो ताकि जनसंख्या कम ना हो जाए और उनकी जाति या फिर समूह आउट नंबर ना हो जाए। तो जब भावनाएं उफान पर हैं तब हमें ठंडे दिमाग से सोचना है। विडंबना ये है कि जो लोग अब तक सरकार पर संवैधानिक सिद्धांतों को तोड़ने का आरोप लगाते थे, अब वही लोग चाहते हैं कि सरकार संविधान के हिसाब से डीलिमिटेशन ना करे। क्या ये लोग खुद को ही काटने की कोशिश कर रहे हैं? अब बात करते हैं कि संविधान क्या बोलता है। उसमें लिखा है कि हर सेंसस के बाद लोकसभा की सीटों का राज्यों के बीच में फिर से एलोकेशन होगा और प्रत्येक राज्य के भीतर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्विन्यास किया जाएगा, रीएडजस्टमेंट। विधानसभा के लिए भी ऐसा ही प्रावधान है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन और उसके बाद की कुछ संशोधनों के जरिए इस प्रक्रिया को 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। अब अगली जनगणना के बाद डीलिमिटेशन होना है। इसने खास करके साउदर्न स्टेट में चिंता बढ़ा दी है क्योंकि उनकी सीटें घट सकती हैं। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन इन आशंकाओं को पूरी तरह से आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मुख्य मुद्दे कौन कौन से हैं? पहली नंबर की बात, क्या आप जनसंख्या के हिसाब से सीट बांटोगे? जनसंख्या को कंट्रोल करने की सरकारी नीति का असर क्या हुआ है? एक प्रतिनिधित्व वास्तव में एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है या केवल एक आंकड़ा बन जाता है? डेटा से हमें क्या पता चला है? डेटा से पता चलता है 1951 में लोकसभा की सीटें 489 थी, 1957 में 494, 1967 में 520, 1971 में 518, 1977 में 542। आज की जनसंख्या मतलब 2024 के हिसाब से देखा जाए 543, जो 1971 की जनगणना पर आधारित है। हर बार जनसंख्या बढ़ने के साथ सीटों की संख्या बढ़ती रही है, लेकिन आज एक सांसद औसतन 27 लाख की जनसंख्या के ऊपर खड़ा है। वहीं एक एमएलए औसतन 3 गुना ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जितना 1951 में हुआ करता था। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, लक्षद्वीप के मतदाता 57,770 हैं। मालकाजगिरी हैदराबाद के मतदाता हैं 29.5 लाख और उसके ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है। अब प्रतिनिधित्व का मतलब आखिर होता क्या है? क्या ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र कम अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करता है, पा रहा है? तो देखिए, क्या हरियाणा का 10वां लोकसभा क्षेत्र 1977 में जो कि बना था, या फिर दमन और दीव का क्षेत्र ज़्यादा फायदे में है क्योंकि उसे एक सांसद मिला? क्या नरनौल मतलब 1.6 लाख वोटर अपने विधायक से ज़्यादा संतुष्ट हैं? यदि हम बात करें बादशाहपुर, जहां पर 5.2 लाख वोटर हैं। इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में संख्या मायने नहीं रखती है, सिर्फ जीतने वाले की बात होती है। इसलिए बेहतर होगा कि हम स्थानीय जो बॉडी है, स्थानीय जो निकाय हैं, इनको मजबूत करें, थर्ड टायर इलेक्टेड बॉडीज़ को मजबूत करें, पंचायत नगर पालिका को, जो लोगों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं से जुड़े हुए हैं। अब क्या जनसंख्या को बेस बनाना ठीक है कि नहीं है? सरकार ने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को बढ़ावा दिया। अब उसी नीति के चलते कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को कम सीटें मिलेंगी।
ये उन राज्यों के लिए नुकसानदेह है जिन्होंने नीति का पालन किया है। राइटर का कहना है कि जैसे हम जीडीपी को मापते वक्त इन्फ्लेशन हटाते हैं ना, वैसे ही हमें भी कोई ऐसा एडजस्टमेंट फैक्टर चाहिए जो तेज़ी से बढ़ रही जनसंख्या वाले राज्यों की सीटें मिलने से कुछ हद तक रोक सके। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 1977 के 10 लाख प्रति सीट के औसत से 2024 की सीटें निकालें तो 1440 सीट बनेंगे। लेकिन अगर इसे TFR टोटल फर्टिलिटी रेट से डिवाइड करें तो ये संख्या 680 रह जाएगी। हर राज्य के लिए TFR मौजूद है जिससे ये गणना राज्यवार कर सकते हैं। तो जब संसद चुनाव की बेहतर मैनेजमेंट के लिए संविधान संशोधन पर बहस कर सकती है तो वो इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं कर सकती कि कैसे जनसंख्या बेस्ड लीडरशिप से राजनीतिक असंतुलन पैदा हो रहा है और कैसे उसको हम बैलेंस्ड कर सकते हैं। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाते हैं तो देखिए, हाल फिलहाल में चाइना ने हॉलीवुड फिल्मों के इंपोर्ट पर तुरंत प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। ऐसा इसलिए हुआ है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर 134% का टैरिफ लगा दिया है। गुरुवार के दिन चाइना ने बोला है कि वो हॉलीवुड फिल्मों के इंपोर्ट पर तुरंत प्रतिबंध रिस्ट्रिक्ट लगा रहा है। ये फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी सामानों पर टैरिफ बढ़ाने के जवाब में लिया गया है। हालांकि एनालिस्ट्स का मानना है कि इसका प्रभाव बहुत कम होगा। 3 दशकों से हर साल चीन 10 हॉलीवुड फिल्में इंपोर्ट करते आ रहा है, लेकिन अब चीन के राष्ट्रीय फिल्म एडमिनिस्ट्रेशन NFA ने बोला है कि ट्रंप द्वारा चीन से आयात पर टैरिफ बढ़ाने से हमारे जो घरेलू दर्शक हैं इनकी अमेरिकी सिनेमा में रुचि घटेगी और जो पहले से ही गिरावट में है, ये चीज़ इसमें बोली गई है। तो कुल मिलाकर ये चाइना की स्ट्रेटजी है। इसी दौरान अमेरिका द्वारा और अधिक टैरिफ लगाने के जवाब में चाइना अन्य देशों के साथ रीच आउट कर रहा है, संपर्क कर रहा है, ताकि वो अमेरिका पर दबाव डालने के लिए एक यूनाइटेड फ्रंट बना सके, संयुक्त मोर्चा खोल सके। चाइना का जो मुख्य फोकस यूरोप पर है। चीनी प्रधानमंत्री की कियांग और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन, इनके बीच फ़ोन कॉल हुआ जिसे बाहरी दुनिया के लिए एक सकारात्मक संदेश बोल सकते हैं। इसके बाद चीनी जो वाणिज्य मंत्री है वांग वेंटो और EU ट्रेड कमिश्नर के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ पर चर्चा हुई। इसके अलावा जो दक्षिण एशियाई संगठन है आसियान, ठीक है, इससे भी संपर्क किया है वांग वेंटो ने, जबकि प्रधानमंत्री ली कियांग ने व्यापारिक नेताओं से मुलाकात करी है, ठीक है। इसके बाद ट्रंप का रुख और चीन की प्रतिक्रिया। ग्लोबल मार्केट में गिरावट है, इन सब को देखते हुए बुधवार को ट्रंप ने ज़्यादातर देशों पर टैरिफ 90% दिन के लिए टाल दिया, लेकिन चीन ने बातचीत से इनकार कर दिया है और बोला है कि वो इस टैरिफ युद्ध में अंत तक लड़ेगा। इसके बाद ट्रंप ने चीनी सामानों पर टैरिफ 125% तक बढ़ा दिया है। जवाब में चीन ने अमेरिकी सामानों पर 84% तक टैरिफ लगाया है। एक चीज़ तो ये है कि चाइना ने एकदम से टैरिफ को डबल नहीं किया है। उसको पता है कि यदि मैं एकदम से 124% 25% लगा दूंगा तो मेरे देश की इकोनॉमी में इसका सीधा सीधा असर पड़ने वाला है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक और न्यूज़ आई है जो कि साइंस से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में देखा जाए, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर वेल्लाइनी केरल के स्टूडेंट लोगों ने एक रिसर्च की है जिसमें उन्होंने ईडेबल रैपर्स का निर्माण किया है। मतलब खाना जिसमें हम पैक कर रहे हैं वो चीज़ भी हम यदि खा सकते हैं और पैकिंग भी उसी से हो जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम होगा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में, प्लास्टिक को कम करने की दिशा में। आविष्कार किया गया है ईडन रैप, जिसका नाम रखा गया है, जो कि एक खाद्य योग्य ईडेबल और बायोडिग्रेडेबल फूड रैपर है। इसके निर्माता हैं आसिर करियतिल MSc बायोटेक्नोलॉजी एंड मोहम्मद नबीन BSc एग्रीकल्चर। इसकी जो मुख्य सामग्री है वो है सेलुलोज उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया से बनी बेस सामग्री।
बैक्टीरिया से प्राप्त इमल्सीफायर एंड एंटी माइक्रोबियल और इसेंशियल ऑयल है। विशेषता की बात करें तो दिखने में प्लास्टिक जैसा है, 1 महीने में डिकम्पोज हो जाएगा एंड एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं और फूड की सेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है। आगे की क्या योजना है तो पेटेंट लेना, CSIR के साथ में रिसर्च करना एंड मार्केट का अध्ययन करना ताकि मार्केट में ये चीज़ उतारी जा सके।